नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्मृति रामटेके। बार बार हमें ये सवाल पूछा जाता है कि रूमेटोलॉजिस्ट कौन है या रूमेटोलॉजी ये ब्रांच क्या है। इस बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। स्टे ट्यून फॉर रेगुलर अपडेट्स। जी, रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है ये बेसिकली जैसे न्यूरोलॉजिस्ट है या कार्डियोलॉजिस्ट है उस तरह के डॉक्टर होते हैं जिन्होंने बाद में स्पेशलाइजेशन किया है सिर्फ आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। रूमेटोलॉजी ये जो ब्रांच है ये ऑल टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस के साथ डील करती है और स्पेशली रक्त से होने वाले जो आर्थराइटिस होते हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कमर का आर्थराइटिस है जैसे स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी है, या एसएलई जैसी बीमारियां है, घनघोर बीमारियां है जिसमें की किडनी खराब हो सकती है, या वैस्कुलाइटिस जैसी बीमारियां है। तो रूमेटोलॉजी इज द कोर ऑफ मेडिसिन, क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है उसको कभी लंग से भी संबंधित तकलीफ को देखना पड़ता है। कभी कभी जब ये बीमारियों का आँख पे असर आता है तो आँख का भी उन्हें नॉलेज रखना पड़ता है, या स्किन पे जब असर आता है तो स्किन संबंधित डॉक्टर के साथ भी उन्हें इंटरेक्शन करना पड़ता है, या न्यूरोलॉजिकल जब प्रॉब्लम आता है तो न्यूरो वाले डॉक्टर्स के साथ में भी उनको इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो ये जो रूमेटोलॉजी है ये एक सिंपल जोड़ रिलेटेड ब्रांच नहीं है, सिर्फ जॉइंट्स नहीं है, जॉइंट्स विद द होल बॉडी, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के आर्थराइटिस ना सिर्फ आपके जोड़ों पे पर बाकी भी अवयवों पे वो असर करते हैं। इसीलिए जो रूमेटोलॉजिस्ट है वो कंप्लीटली दे लुक एट योर बॉडी, पूरा ही शरीर को वो देखते हैं। और स्पेशली जो आर्थराइटिस है जैसे संधिवात रोग है जिसमें जोड़ों में दर्द होना, सूजन आना, या फिर कभी कभी बुखार आना, मुंह में छाले आना, बाल झड़ना, कमर में दर्द होना, सुबह उठने के बाद कमर अकड़ना, इस प्रकार के जो सभी प्रश्न हैं उनके साथ में वो डील करते हैं। जी बिल्कुल ही अलग है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स जो ब्रांच है ये ट्रॉमा यानी जो मार लगना है उससे संबंधित है। जब किसी को कोई इंजरी होती है जैसे फ्रैक्चर होता है या लिगामेंट इंजरी होती है तब हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास में जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रॉमा से कोई संबंध नहीं है, अपने शरीर के अंदर से आने वाला ऑटो इम्यून बीमारी है जो कि रूमेटोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो हड्डी के विशेषज्ञ हैं और रूमेटोलॉजिस्ट जो है वो जोड़ों के विशेषज्ञ हैं। ये फर्क है। देखिए, सिंपल आपको मैं भाषा में अगर बताऊं तो हमारी भारतीय सेना है। हमारी भारतीय सेना किस चीज़ के लिए बनी है? वो हमारे देश के रक्षण के लिए बनी है। पर अगर कल जाके हमारी भारतीय सेना हमारे देश के लोगों का कत्ल करने लगे तो हम क्या कहेंगे? वही ऑटो इम्यूनिटी है। जो सेना आपके शरीर के अंदर है, जो आपके शरीर को बचाने के लिए बनी हुई है, वो जब आपके शरीर को ही गैर समझती है, शरीर के कुछ पार्ट्स को गैर समझती है और उनको अटैक करती है, इसी को ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। When your own immunity turns against yourself, खुद के खिलाफ काम कर रही है हमारी खुद की इम्यूनिटी, इसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। इसके अनेक कारण हैं। बहुत सारा तो रिसर्च पूरी दुनिया में चल रहा है जिसमें अनेक कारणों का भी खोज चल रही है, पता चल रहा है, बहुत नई चीज़ें सामने आ रही है। पर इसमें महिला होना एक इम्पॉर्टेंट कारण है। 2 एक्स क्रोमोसोम है महिलाओं के पास में जो कि ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल जिसकी वजह से उनके पास है, और उसी वजह से ऑटो इम्यूनिटी भी महिलाओं में ज़्यादा काम करती है। दूसरा है हेरिडिटरी। जब आपके माता पिता को या आपके दादा दादी, मौसी, मामा, बुआ, चाचा, इन लोगों को कोई बीमारी है तो आप में आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दूसरा कारण ये है। और तीसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सब तरफ हमारे चारों तरफ दूषित वातावरण है, पोल्यूशन है। हम जो खा रहे हैं उसके बारे में उसकी सच्चाई हमें पता नहीं, जो हम पानी पी रहे हैं वो सही है क्या, जो हम दूध ले रहे हैं वो सही है क्या, वी डोंट नो। सो बहुत सारे ट्रिगर्स है जिससे कि ऑटो इम्यूनिटी जो हमारे शरीर में दबी हुई है वो ऊपर आती है। और एक जो महत्वपूर्ण कारण है जिसे कि मैं कहती हूँ कि ये स्लो पॉइजन है वो है तनाव, स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, है ना। जो हम आज दौड़ भाग कर रहे हैं जीने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर, मन और हमारी इम्यून सिस्टम पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, और इस सब वजह से ये ट्रिगर्स हो सकते हैं इम्यून डिसीजेस के ऊपर आने के लिए। नहीं, ये जो कंडीशन है ये रेयर नहीं है, क्योंकि 1% यानी 100 में से एक जन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो अभी हमारा रिसेंट जो पॉपुलेशन है
जो भी हमारा पॉपुलेशन है उसका 1% अगर आप पकड़ेंगे तो उतना डिसीज बर्डन सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है। मैं तो एसएलई और स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी और बाकी बीमारियों की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। सिर्फ एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ही डिसीज बर्डन इतना ज़्यादा है और डॉक्टर्स बहुत कम है। ये दूसरी हमारी त्रासदी है कि इसको देखने वाले डॉक्टर्स हमारे देश में बहुत कम डॉक्टर्स है, और इसी वजह से मरीजों को भी सफरिंग है क्योंकि लेट देखते हैं डॉक्टर्स या वो पहुंच नहीं पाते हैं डॉक्टर्स तक। ये एक प्रश्न है। ये बीमारियों के लिए जो अभी मैं अगर आपको बताऊँ तो सबसे ज़्यादा रिसर्च कहाँ हो रहा है दुनिया में? 2 ही जगह हो रहा है, एक है आर्थराइटिस और दूसरा है कैंसर। हर 2, 3, 4 महीने में नई दवाइयाँ आ रही है, बीमारी के नए पहलू समझ रहे हैं और बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च पूरी दुनिया में हो रहा है। तो बहुत सारी दवाइयाँ अभी, जैसे 20 साल पहले स्टेरॉइड थे और पेन किलर था, 20-25 साल पहले वी डिड नॉट हैव एनीथिंग, हमारे पास कुछ नहीं था। फिर मीथोट्रेक्सेट नाम की दवाई आई जिसने कि ये बीमारी को हमारे देखने का जो नज़रिया है वो बदला। उसके बाद हमने मीथोट्रेक्सेट किस तरह से दे सकते हैं, अलग अलग किस तरह से दे सकते हैं वो देखा, और ये जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग बन गया इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए। और उसके बाद में बहुत सारी दवाइयाँ जिसे हम डीमार्ट्स या डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट्स, यानी बीमारी को बदलने वाली या मॉडिफाई करने वाली दवाइयाँ जो उभर के आई, और ये स्टेरॉइड स्पेरर भी है क्योंकि ये स्टेरॉइड का काम खत्म कर देती है। स्टेरॉइड और पेन किलर लेने की पेशेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो डीमार्ट्स ले रहे हैं। डीमार्ट्स के अलावा जो अभी नई दवाइयाँ आई हैं उन्हें बायोलॉजिक्स कहते हैं। बायोलॉजिक्स के भी 2 प्रकार है, ओरल बायोलॉजिक्स जो टैबलेट फॉर्म में जैक इनहिबिटर्स है, और इंजेक्टेबल बायोलॉजिक्स। और इसके अलावा भी बहुत सारी पाइपलाइन में अभी बहुत सारी नए जो दवाइयाँ हैं वो पाइपलाइन में हैं, और ये सब बीमारियाँ जो है इसका इलाज बिल्कुल ही संभव है। क्योंकि बहुत बार पेशेंट निराश हो जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं आर्थराइटिस के पेशेंट को, क्योंकि हम समझ सकते हैं, एक हमें थोड़ी चोट लगती है कितना दर्द होता है। जो इंसान को हर जोड़ में दर्द है, हर जोड़ में सूजन है, कोई भी साधारण काम जैसे कि पानी पीना है या खाना खाना है उसमें तकलीफ है, अपने कपड़े पहनने में तकलीफ है, अपने बाल कंघे करने में तकलीफ है, और किसी और की मदद के बिना वो जी नहीं सक रहा है, उसको इट इज़ डिफिकल्ट टू लिव। तो ये विकलांग जीवन है, इससे बड़ी त्रासदी मनुष्य के लिए कोई नहीं है। और ज़्यादातर जब ओल्ड हो जाते हैं तो और मानसिक त्रासदी इससे बढ़ती है। तो ये जो बीमारी है इसमें बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स है, और पेशेंट एक पूरी बढ़िया लाइफ जी सकता है, बहुत अच्छी लाइफ जी सकता है अगर वो सही इलाज ले तो। और इस इलाज के साथ में सभी टेस्ट होते हैं। ये मॉनिटर ट्रीटमेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मॉनिटर ट्रीटमेंट है। पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, हम टेस्ट करते हैं, लीवर किडनी ब्लड चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, सब पेशेंट को देखते हैं। उसके बाद में उसको एक फिक्स टाइम जैसे 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने के बाद में बुलाते हैं। जो पेशेंट लंबे समय से दवाई ले रहे हैं उन्हें हम कभी कभी साल में बुलाते हैं, 6 माह में बुलाते हैं, पर वो लेकर वो बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जी सकते हैं। अभी आप बीपी और शुगर का इलाज तो कर ही रहे हैं ना, बीपी की गोली आप रोज खा रहे हैं, शुगर की गोली रोज खा रहे हैं, तो ये क्या कंट्रोल होता है कि क्योर होता है? तो जैसे बीपी कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होता है, थायराइड कंट्रोल होता है, वैसे ही संधिवात कंट्रोल होता है। क्योर नहीं है आज के डेट में, पर कंट्रोल 100% है।